चलिए रिकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं। देखिए लग्न जो है आपका 23 डिग्री सेगिटेरियस में, यानी 23 डिग्री सेगिटेरियस का मतलब कौन सा है? धनु राशि में, है ना। 23 डिग्री मतलब कौन सा? देखिए पूर्वाषाढ़ा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक का। यहाँ पे कौन सा नक्षत्र बैठा है? देखिए लग्न। लग्न किस में? पूर्वाषाढ़ा में। अब पूर्वाषाढ़ा का एनर्जी क्या है? पहले हमें आप में से कोई बता पाएंगे तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। क्यों मैं बार बार वो जातक की मनोदशा की बात कर रहा था? क्यों कर रहा था? अच्छा, आप लोगों को किसी को मालूम है क्या पूर्वाषाढ़ा का प्रतीक कैसा है? चिन्ह क्या है? चिन्ह से नहीं सर। एनर्जी समझ में आ जाएगा। जो हाथ से पंखा नहीं ये करते हम लोग, हम्म। हाथ से जो पंखा हाँ गर्मी हाँ में ये नहीं करते, हाँ। कौन सा बोला? पंखा देखे ना हाथ वाला। जी सर, देखे हैं। तो वो उसका प्रतीक जो है, उसका चिन्ह निशानी जो है, वो आपका हाथ का पंखा। यानी आप ऐसे करोगे तो पंखा पूरा आपका शरीर पे ये हवा दे देती है ना। मतलब क्या है? व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा का जो एनर्जी है वो व्याप्ति देने वाला, विस्तार देने वाला, फैलाने वाला। क्लियर? तो लग्न हाँ। क्या करना चाहता है? लग्न क्या करना चाहता है? फैलना चाहता है। लग्न एक जगह पे टिकना नहीं चाहता। ये जैसे पानी को आप अगर कहीं गिराओगे और वो समतल भूमि है तो पानी क्या है? चारों तरफ फैल जाएगा। अगर पहाड़ी एरिया है तो ऊपर से ढलान में नीचे आ जाएगा। ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसका एनर्जी कुछ हद तक इस तरह का है। कुछ हद तक क्या, पूरा ही इस तरह का है। तो लग्न क्या है? लग्न को स्मूथ चलने की आदत है। लग्न फैलना चाहता है। भाई तुम्हारे बारे में थोड़ा बता रहा हूं तो हमको बोलना। इसको जो है ना, तरह तरह का वैरायटीज नॉलेज की आवश्यकता है। किसी खास विषय पे ये फोकस नहीं हो सकता। चाहे जॉब में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे कहीं पे भी हो, लग्न चाहता है फैलना। लेकिन वो कौन सा है? देखो ये कौन सा चौथा पद में है। लग्न चाहता तो फैलना, बट अंतिम पद होने की वजह से सिकुड़ गया। मतलब यहां पे देखो बार बार वही चीज बार बार हम बोल रहे हैं, और थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। अविनाश बोलना जो भी बता रहा हूं, मतलब अब ये क्या है ना, इसका एक और एनर्जी है तितिक्षा जिसे कहते हैं। मतलब कठोर परिश्रम के माध्यम से सफलता पाना। पूर्वाषाढ़ा का एक और एनर्जी है। पूर्वाषाढ़ा का एनर्जी में दया बहुत है। तो लग्न, लग्न को सारे चीज जी सर, पॉलिटिक्स में वक्ता के भी ख्याल आते हैं, जो देखता हूं वैसे ही बनना चाहता हूँ। यस 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 यस, यही सही है। आपने बिल्कुल सही बोला। वही चीज मैं बोल रहा हूँ आप।
पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में एक बेसिक फर्क है भाई। जैसे दोनों का एनर्जी लगभग एक जैसा है, लेकिन पूर्वाषाढ़ा में आषाढ़ है। आषाढ़ समझ रहे हो? आषाढ़ एक महीना का नाम है। आषाढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है? बारिश और पानी। तो पानी और बारिश का मतलब है, बारिश पानी के ऊपर, पानी की सतह में चलने वाली जितने भी चीजें हैं, उसका जो मेन मालिक है नक्षत्र के हिसाब से, वो है पूर्वाषाढ़ा। तो इसको जैसे तैर के जाना, तैर के कौन जाता है? नाव वगैरह कुछ भी। अब नाव मान लो पानी में तैर रहा है, तो पानी का कितना हिस्सा नाव के माने नाव से टच होता है? सिर्फ नीचे वाला हिस्सा। बाकी तो पूरा का पूरा ऊपर रहता है, चाहे लोड रहे या खाली रहे। ये भी क्या करता है, कोई भी चीज का ऊपरी सतह में पड़ते हुए निकलता है। अविनाश, ये एक प्रश्न है। कोई भी इन डेप्थ जाने की इच्छा होती है किसी भी सब्जेक्ट का, एस्ट्रोलॉजी छोड़ के? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पानी है, और अष्टम अष्टम में तुम्हारा शनि है, तो एस्ट्रोलॉजी में डेप्थ तक, लेकिन फिर भी उतना डेप्थ तक जाने की इच्छा नहीं होगी जो जिस डेप्थ तक हम लोग चले जा रहे हैं। उतना डेप्थ तक जाने की इच्छा नहीं होगी। बाकी किसी सब्जेक्ट में, किसी विषय में, कोई भी विषय हो, क्या इन डेप्थ जाने की इच्छा होती है? बताओ। नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। अब देखो ग्रहों की नक्षत्र के साथ किस तरह का कंडीशंस बन रहा है। सान स्वाति में है। हाँ, दिमाग में सोचता बहुत हूँ। हाँ, गुड। सोचते बहुत हो, मतलब वही ऊपरी सतह वाला बात। अब मुझे एक चीज बताइए, देखिए सान का कारकत्व तो आप लोगों को मालूम है। स्वाति का कारकत्व तो कोई मुझे बताएंगे? सम्मोदित। सर मैं वैसे वाइल्ड गेस करता हूँ, कुछ धन से रिलेटेड है क्या? क्योंकि स्वाति नक्षत्र का रेन वाटर को रखने कुछ लोग बोलते हैं। नहीं, तो स्वाति का एक्चुअली जो डैडी है दैट इज पवन देव। ओके। ठीक है। और शुक्र है, शुक्र मालिक है। हम्म। तो ऑब्वियसली समझ सकते हो, धन से भी होगा और हम्म। व्यक्ति से भी होगा। पवन तो हवा है ना, एक जगह पे तो होते नहीं। जीवन के लिए क्या बोले उनकी आप? आवश्यकता, पवन देव। क्या 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 टर्म बोले आप सर, व्याथी की? व्याप्ति, व्याप्ति, व्याप्ति मतलब व्याप्ति, फैलना। अच्छा। फैलना। अ, चंचल, जैसे आंधी तूफान वगैरह सब कुछ तो पवन का ही है ना, रूप अलग अलग। हाँ सर। तो स्वाति जैसे मलय पवन, जो दक्षिण गर्मी में दक्षिण दिशा से जो आने वाले पवन, उसको मलय पवन बोलते हैं। तो मलय पवन शरीर मन को शांत करता है, लेकिन वही आंधी अशांत करता है। अब देखो शान, शान मतलब कौन सा? प्रखर रौद्र, रौद्र धूप, एक गर्मी, एनर्जी में गर्मी बहुत है, हवा के साथ जुड़ा। तो ग्रीष्म काल में जो दोपहर का हवा चलता है भाई, हवा, हवा में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लू चलना। क्या बोलते हैं मास्टर जी, उपाध्याय जी? दोपहर में जो गर्म हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं? कहाँ चले गए?
सुमित जी, पता नहीं। लक्ष्मी में बताइए तो, वो क्या टर्म है, एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा। सर तो लू बोलते हैं। लू ही बोलते हैं ना, हाँ। जी सर। तो आप देखो, सान स्वाति में है, एनर्जी में देखो बदलाव आ गया। मतलब हवा है, हवा के साथ साथ में बहुत गर्मी। अब क्या है, इस इंसान की प्रचेष्टा में किस तरह का होगा, देखो। प्रयास तो है, बट प्रयास में एक झुंझलाहट है। गर्म हवा में क्या है, बहुत ज्यादा देर तक आप रह सकते हो। लू में बहुत ज्यादा देर तक रह सकते हो नहीं, नहीं सर। क्योंकि फिर नाक कान से खून आने लगते हैं। अब देखना, ये खास करके लक्ष्मी मैम की एरिया में मैं कुछ दिन था। वहां पे लखनऊ और वो जो एरिया है ना, दोपहर में निकलना मुश्किल होता है। मैंने इतना गर्म है, एकदम आंख मुंह पूरा एकदम ढक के निकलना पड़ता है, इतनी गर्म हवा चलती है उधर। तो स्वाभाविक है कि आप थोड़ा सा प्रयास के बाद आप थक जाओगे। यस और नो? सान क्या देता है, सरकारी जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी स्वाति में होने की वजह से ये थोड़ा सा प्रयास करने के बाद ही थक जाएगा, फिर आगे मन नहीं करेगा। देखो, बाहर बार बार घूम फिर के पूरा कुंडली में वही चीजें आ रही है, पेंडुलम वाली स्थिति जो मैंने बोला था। चाहे हम सिर्फ नक्षत्रों को देखें, ग्रहों को देखें, या मेरा जो सबसे प्रिय विषय है त्रिकोण, तो त्रिकोण को देखें। क्योंकि त्रिकोण में सारा चीज अपने को बहुत आसानी से मिल जाता। अब आपने मेरे मेरे से पूछा था, आप समझ रहे हो सोमदीप, किस तरह से एनर्जी को लिंक करना होता है। हम्म। अब देखो, मून अश्विनी में है। अश्विनी का क्वालिटी क्या है, सर डाबलिंग। हीलिंग का एक। डाबलिंग, हाँ। डाबलिंग। अश्विनी कुमार द्वय, हाँ दो हैं वो, डबल है। यानी मून इसका माइंड को डबल करता है। हमेशा इसके दिमाग में दो चीज पैरेलल चलते हैं, दो चीज पैरेलल चलते हैं। जिस सतह में रहता है, ये एक एग्जैक्टली अगर बोलूं तो बिना आकार वाला पानी है। ग्लास में दो तो ग्लास का शेप लेगा, घैला में दो तो घैला का शेप लेगा। जिस चीज में रखोगे उसका शेप लेगा, खुद का शेप नहीं है। बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो, अगर आपके पास कोई ठोस फोकस्ड ही नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप खुद में खुद खुद की जो, मतलब क्या बोलते हैं, दृढ़ता है, वो अगर आप कायम नहीं कर पाते हो, तो आप जीवन में क्या सक्सेस पाओगे। तो सबसे पहला और बड़ा कमी यही है, डाबल डाबल माइंड को हटाना पड़ेगा। तो ये, उसको अगर सक्सेस लेना है, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा खुद के माइंड की ट्रैक को कंट्रोल करना। और ये मेडिटेशन छोड़ के किसी चीज में हो ही नहीं सकता। अश्विनी देखो रास्ता भी दिखा रहा है हमें। अश्विनी क्या है, अभी सोमदीप आपने कहा था, हीलिंग। 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 तो देखिए, डाबल को उसने हील करने की भी रास्ता दिखा दिया। कौन सा रास्ता है, आप चाहे जड़ी बूटी में जाएं, अश्विनी एक वैद्य भी है ना। तो इसके लिए
इस जातक के लिए शंख पुष्पी का सेवन, जटामांसी का सेवन, ब्राह्मी का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। उसके दिमाग की जो डबल विंग्स है, वो विंग्स धीरे 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 छोटा होते होते कॉन्सेंट्रेट वे में आएगा। यानी इसके ब्रेन की पावर को बढ़ाना, सीधा सपाट चीज है, ये भूल जाएगा बहुत। तो भूलने से तो नहीं चलेगा ना, कुछ भी आप पढ़े हो वो कुछ हद तक तो आपको याद रखना ही होगा। बाकी भले मानो क्लास करने से पहले मैं भी तो एक बार कभी उठा के देख लेता हूँ कि आज पढ़ाऊंगा क्या, नोट्स क्या। ऐसा कभी कभी आ जाता है, जैसे आज ये इस क्लास में आ गया। तो हर दिन तो आता नहीं हो, कुछ दिन तो दिमाग में रहता ही है कि आज ये पढ़ाना। आज तो अचानक सुमदीप आपने प्रश्न किया, साथ में सुमित जी ने प्रोवोक किया, हमने बोला, चलो इसी पे आज का क्लास कंप्लीट कर। तो देखिए ये चीज जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे ये पहला चरण में है, तो इसके पास रेस्ट 3 चरण है, ध्यान रखिएगा। पहला चरण में पढ़ा है, 4 चरण है इसके, 3 चरण इसके पास है। यानी ये चाहेगा तो खुद को हील कर सकता है, खुद के माइंड पे कंट्रोल पा सकता है। बट लग्न की अवस्था में उसको उसका व्याप्ति जो है उतना ही है, उससे वो कम बेसी नहीं कर सकता। ठीक है, उसको वो उसके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन मून को वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि 3 चरण को अगर वो यूज करेगा, अगला जो 3 चरण है, तो उसका हील का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और बढ़ेगा वैद्यकीय के माध्यम से। जैसे मैंने बोला, जटामांसी, आ ब्रह्म पुष्पी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी इत्यादि का सेवन। देखिए इसका प्रश्न का उत्तर भी आ गया कि बिल्कुल सर भूल जाता हूं। घर घर वाले बोलते हैं जितना तू पढ़ता है उतने में तो यूपीएससी हो जाता है लोगों का। अब आप एनर्जी को समझ रहे हैं। देखिए किसी भी इंसान को समझने के लिए प्लैनेट और नक्षत्र की जो एनर्जी लेवल है वो कितना महत्वपूर्ण होता है कुंडली देखने के लिए। अगर आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से नहीं जानेंगे तो आप ये कैसे करेंगे, उसका रेमेडीज कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे आपने कहा था, वेनस और सेटर्न दोनों ही 3 डिग्री पे है। ठीक है, भले आपका राशि अलग है, राशि का भी हमको ये माने उसका जो गुण तत्व, आ, ये कल या परसों जो क्लास किए थे उसमें राशि का बहुत सारा डिटेल बताए थे हम, पेशागत मतलब प्रोफेशन के लिए। तो यहाँ पे भी राशि तत्व तो हमारे नेचर में भी आता है, हमारे प्रोफेशन में भी आता है, और हमारी दैनंदिन जीवन में राशि का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। लेकिन आज अभी हम राशि को नहीं ले रहे, राशि को साइड कर रहे हैं, सिर्फ प्लैनेट और नक्षत्र पे ले रहे हैं कि उस नक्षत्र में बैठे प्लैनेट का रिजल्ट कैसा होगा, एनर्जी मिक्सअप कैसा हो जाएगा। अब देखिए उत्तर फाल्गुनी का मतलब क्या है, मोटो क्या है। उत्तर फाल्गुनी का मोटो कोई बताएंगे? सोमदेव आप बताओ। सर मुझे तो नहीं पता सर। इसका ये जानते हो, क्या बोलते हैं, सिंबल। सिंबल। सिंबल होता है एक, जो बच्चा वाला बेट नहीं होता है जो, क्रेडल। हाँ झूमने हाँ वाला, हाँ 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 हाँ। वो वाला बेट इसका ये है। मतलब ये भी तो
दोलायमान है ना, लटक रहा है, यानी ये भी किसी ना किसी सहारे से है। भेनास क्या देगा? भेनास, जीवन में आपको भेनास संबंधित सारी चीजें चाहिए होते हैं एक जातक के लिए। एक जातक के लिए भेनास क्या क्या देगा? अर्थ देता है, सम्मान देता है, स्त्री, स्त्री धन, जितने प्रकार के धन है, सब धन देने वाला काम जो है वो वेनस का। ठीक है। अब वहां पे भी देखो, आ, यहां से मैं उसको रेमेडीज भी बता दे रहा हूं। पूर्वा फाल्गुनी का अम, जो क्या बोलते हैं, डाइटी, अधिदेवता, वो है शिवलिंग। ठीक है। अविनाश, तो आपको ना शिवलिंग पे जल अर्पण करना चाहिए रेगुलर बेसिस में, कंटिन्यू। और प्रदक्षिण के बाद माथा टेकना चाहिए। देखिए, पूरा रेमेडीज हो गया आपका। बहुत सारा चीज आपके कंट्रोल आ जाएगा। मून भी कंट्रोल होगा। शिवलिंग, खास करके आपके आस पड़ोस में कहीं अगर प्रतिष्ठित शिवलिंग है, खाली पैर जाइए, घर से एक लोटा पानी लेके जाइए, और पानी चढ़ाने के बाद प्रदक्षिण करिए, माथा टेकिए, माथा टेक के फिर वापस घर आइए। यह अगर आप निरंतर कर पाए, आपका मून का, वेनस का और सेटर्न की जितने प्रॉब्लम्स हैं, सन का, 90% तक ठीक हो जाएगा। 10% आपका प्रयास, वो 10% की उत्तरदायित्व मैं नहीं ले पाऊंगा। 10% आपका कारक है। देखिए कारण क्या है, बता दे रहा हूं। जित समुदीप, ध्यान से सुनना इस जगह को। हाँ हाँ। वेनस जो है, मैंने बोला जितने प्रकार के धन देने वाला। और पूर्वा फाल्गुनी क्या देता है जानते हो? वैराग्य। हो गया ना हम्म। कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ तो वेनस बोल रहा है कि मैं धन दूंगा, नक्षत्र उसको जो कंट्रोल कर रहा है, नक्षत्र ही ना कंट्रोल करता है हर चीज को, उसका तो हार्ट वही है। तो ऊपर से, मतलब ये देखो, प्लैनेट को समझ लो एक इंसान, और उसका जो मन या हार्ट, जो भी बोलो आप, उसको नक्षत्र समझ लो, जिस नक्षत्र में वो है। तो वो बोल रहा है कि हम तुमको वैराग्य देंगे। तो धन, प्लैनेट जितने भी देना चाहे, नक्षत्र वहां पे बाधा उत्पन्न करे। तो वैराग्य है, तो शिवलिंग पे ही वैराग्य को हम उतार दिए। दूसरा क्या है, इसका एक और पार्ट है, हम क्यों यूज कर रहे हैं इस जगह को रेमेडी पे, बताता हूं। जैसे ये वैराग्य देता है, वैसे ये सुख का कारक भी है। अभी क्या बोला? हर मंडे को मंदिर जाता हूं, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाता हूं। 6 मंथ हो गए, वाह, वेरी नाइस। इसको कंटिन्यू करना, एकदम कंटिन्यू करना। अब इस चीज को एक बार और समझो। पूर्वा फाल्गुनी का एक एनर्जी और है, यह सुख देने वाला, आनंद देने वाला नक्षत्र।
क्योंकि वैराग्य में सबसे अधिक सुख होता है। आपके आगे पीछे कोई नहीं, आप एकदम से निष्काम वे में निकल गए, जो कर्म कर रहे हो प्रभु पे समर्पित करते हो। आपको जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप कंप्लीटली सरेंडर होते हो। वैराग्य का मतलब वही होता है, अंदर लोभ शून्य, लालच बोल के कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सुख मिलता है। तो हम क्यों ना सुख को ही, पहला सुख को यूटिलाइज करना पड़ेगा। दूसरा, एक सन्यासी, एक वैरागी का सबसे बड़ा काम क्या होता है? साधना। साधना पे सफलता पाने के लिए उसको अध्यवसाय की आवश्यकता होगी, क्योंकि निरंतर प्रयास, निरंतर निरंतर करना पड़ेगा। एक आध दिन में तो होता नहीं है। और निरंतर सालों साल आपको प्रयास करने के बाद ही आपको सिद्धता प्राप्त होती है। आप अपने जन्म को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। इसी तरह से सिद्धता एक स्टूडेंट के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ाई। उसको जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, उस पढ़ाई को बहुत तहदील से समझना चाहेगा, तो ही उसका मतलब वो वहां पे अध्यवसाय, वही उसकी सिद्धता है। एक स्टूडेंट का जो साधना है वो पढ़ना है। वो जितना निरंतर पढ़ेगा और निरंतर उसको रिकॉल करेगा रेगुलर बेसिस पे, स्टूडेंट उतना ही अच्छा होता है। तो हमने सुख को लिया, यूटिलाइज किया, साधना को यूटिलाइज किया। पूर्व फाल्गुनी दो बेसिक चीज धन देने के लिए बाध्य होगा। कौन? वेनस। समझ में आ रहा है किस तरह से यूटिलाइज करना है? तो जॉब पाने के लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम के जो जो विषय में हम पढ़ना है, उसमें क्या क्या आता है? मैथ, साइंस, बाकी जितना लैंग्वेज वगैरह, और आता है जीके, करंट अफेयर्स, और रीजनिंग, रीजन देना। तो रीजनिंग को आपको ये सब का जो ना निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस में आपको कुछ हो, आप खाना भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यही आपकी साधना है। जैसे एक सन्यासी हर चीज को भूल के आराम से बैठ के आ, हरिओम का साधना करते हैं, वैसे ही एक स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा हर चीज के विषय में, जो जो उसके लक्ष्य हैं। तो यूटिलाइज हुआ मतलब रेमिडीज हो गया, और फिर हर तरह के धन आपको प्राप्त हो जाएगा। नौकरी भी एक तरह का धन है, ठीक है। अब देखो सेटर्न, सेटर्न कहां पे है? पुनर्वसु, है ना। सेटर्न कितने डिग्री में है? 3 डिग्री कैंसर का, 18 मिनट। पुनर्वसु है क्या? पुनर्वसु का डेटी कौन है सोमदीप? अदिति। अदिति जानते हो ना? सर बताइए। अदिति, तो दीति सूर्य की अदिति, वाइफ। दीति अदिति, जहां से सूर असुर सारे मनुष्य इत्यादि जन्मे हैं, हम्म। राक्षसों का। अदिति राक्षसों का माताश्री। पुनः वसु, अष्टवसु का नाम जानते हो? अष्टवसु की कहानी जानते हो? पौराणिक कहानी।
पुनः वसु मतलब वसु जैसा, ये है पुनर्वसु, यानी फिर से वसु जैसा बनना। अष्टवसु जैसे हैं, वसु मतलब प्रबल वीर, प्रबल पराक्रमी, हर चीज में जो है उनकी अपनी एक दक्षता, स्किलफुल पर्सन, अपनी अपनी जगह पे हर कोई आटो के आटो जो है आपका श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो पुनः यानी फिर से बनना, वसु जैसा, ये यहाँ पे फिर वो पुनर्वसु, यहाँ पे वो ये लक्ष्मी मैम जानती होगी, ये द्वादश आदित्य वाली कहानी यहीं से स्टार्ट होता है ना। वो वसु नहीं हुए, द्वादश आदित्य हुए, कश्यप और अदिति की पुत्र सब। ठीक है मैम, आप तो कहानी जानती हो ना।